पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरा जो स्वागत और सम्मान इस ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ और इस पगड़ी के साथ में जो हमारे राजस्थान की शान हम कहते हैं उसके साथ जो आपने स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, किसान मोर्चे के इस प्रशिक्षण वर्ग में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान मोर्चे का कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी एबीवीपी के बाद में राजनीति की अगर शुरुआत और राजनीति का पहला दायित्व अगर कोई था तो वो किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष का दायित्व था। और उसके बाद में जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी रही, और इसलिए मेरा हमेशा किसान मोर्चा के साथ में लगाव और विशेष रहता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठना और उनके साथ मीटिंग करना या बैठना और वहाँ की समस्या सुनना या उनसे बात करना मुझे निश्चित रूप से हमेशा एक अच्छा लगता है और मैं इस कार्यक्रम को अपना पार्ट मानता हूँ। तो आज मैं यहाँ आप सबके बीच में खड़ा हूँ, मैं अपना आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और 2-3 दिन से हम सब यहाँ पर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आदरणीय संगठन मंत्री जी ने पूरा विस्तृत हम सबको बताया कि हमें 3 दिन के अंदर जो हमने यहाँ से पाथेय प्राप्त किया है वो हम आने वाले समय के अंदर 3 दिन के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है कि वो हम नीचे तक कैसे उसको पहुँचाएं और किसान के बीच में जाकर अपना स्थान कैसे बना सकें, क्योंकि किसान इस देश के अंदर 70% आबादी किसानों की है और यहाँ जितनी मेरे सामने टीम बैठी हम सब किसान हैं और हम सब किसान होने के नाते हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे साथ रहने वाले वो किसान भाई, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी भूमिका अलग होती है और जब हम सत्ता में नहीं होते तब हमारी भूमिका दूसरी होती है। जब हम सत्ता में होते हैं तब हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है या राज्य सरकार की योजना है उनको हम नीचे तक कैसे पहुंचाएं, कैसे ज़रूरतमंद व्यक्ति वहां तक पहुंचाएं और उनकी समस्याओं के साथ में खड़ा रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। और वहीं पर हम जब सत्ता में नहीं होते हैं और उस समय अगर वहाँ पर कोई किसानों के साथ में अन्याय होता है या किसान के साथ कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या को लेकर सरकार के साथ, सरकार के विरुद्ध में खड़ा होके और उनके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो भी आंदोलन करके और समस्या का समाधान करें। इसलिए हमारी अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका के अंदर हमने काम किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस जो आज की ये 2 दिन की कार्यशाला रही है, इस 3 दिन के अंदर हम सब आने वाले समय के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार की योजनाओं को निश्चित रूप से नीचे तक पहुंचाएंगे। 3 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है, बहुत कुछ आपने प्राप्त किया है और हम सब ने ये भी देखा है कि सुना है कि जो किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, ऐसा अगर पूर्व की सरकारों ने, अगर उस समय की यूपीए की सरकार या कांग्रेस ने सरकारों ने कर लिया होता तो मेरे देश के किसान को आज कोई बेचारा नहीं कहता। आज जब भी चर्चा होती है, जब भी कहीं पर किसान की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ये किसान बेचारा है, किसान गरीब है। किसान के साथ में गरीबी शब्द जुड़ गया। इन 60 सालों के अंदर किसानों का साथ में अगर इस तरह से कुठाराघात उन लोगों को, उन सरकारों ने किया कि उनके नाम पर राजनीति जरूर हुई, उनके नाम से वोट मांगे, कभी कहा किसानों की सरकार है, किसानों के समर्पित सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, कभी गरीबी के नाम पर उन्होंने सत्ताएं हासिल की, लेकिन किसान के साथ में एक ठप्पा लग गया और वो इन्होंने जानबूझकर लगाया। आपने देखा होगा गरीब को गरीब रखने की योजना बनी, इस प्रदेश देश के अंदर अनपढ़ को अनपढ़ रखने की योजना बनी, 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना जैसी यहाँ पर नीतियाँ बनी। ऐसे ही किसान के लिए भी
किसान को जानबूझकर ऐसे गरीब ही रखा जाए ताकि वो हमेशा उनका वोट बैंक बनकर उनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहे। इसलिए आपने कभी देखा होगा किसी कहानी की शुरुआत के अंदर भी ये लिखा जाता है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी आपने ऐसी कोई कहानी पढ़ी जिसके अंदर ये लिखा हो कि एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। और किसी सेठ के बारे में कोई कहानी लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है एक गांव में एक धनाढ़ सेठ रहता था। चाहे उसके घर पर खाने का दाना भी नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं धनाढ़ सेठ है। और किसान का नाम आता ही चाहे उसके पास में कितने भी बड़ा जमींदार है, कितना ही अच्छा पैसे वाला है, फिर भी किसान बेचारा है, किसान गरीब है। और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारों ने गरीब के चित्र, आपको पता मीडिया उनके हाथ में होता था, मीडिया से वो चित्र जिस तरह से गरीबी के चित्र दिखाए जाते थे, गरीब का एक चेहरा कपड़े हाल फटे हुए बैठा, हाथ में लकड़ी लेकर, ऐसा फोटो मैगजीन और अखबारों में आया करता था। और जमीन फटी हुई आकाश की तरफ देखते हुए एक पंक्ति नीचे लिखी जाती थी कि एक लाइन लिखी जाती थी कि किसान भगवान भरोसे। ये पंक्ति जब मेरे देश के युवा ने देखी तब उसने सोचा कि अगर मैंने भी खेती की तो भविष्य में मेरी भी इस किसान की तरह दुर्गति होगी। इसलिए उसने खेती को छोड़कर नौकरी को पसंद किया। अरे हमारे यहाँ तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी थी, लेकिन इन सब का उल्टा कर दिया इतने 60 सालों के अंदर इन लोगों ने। आज युवा नौकरी छोड़कर दूर जाना चाहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिस तरह से आज काम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय में, वैसा पहले होता तो कहां से कहां पहुंच गए होते। मैं आपको कहना चाहता हूं एक आईएएस में नौकरी करने वाले की अधिकतम तनख्वाह कितनी होती है? आईएएस की सर्विस करने वाले की अधिकतम जब रिटायरमेंट के ऊपर जाता है तब 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती है। और वो रिटायरमेंट होते होते अगर वो शुरू के अंदर आईएएस बनता है तब तो 1 लाख रुपए तनख्वाह होती है। साल की कितनी इनकम है? साल की अधिकतम एक आईएएस की 25 लाख रुपए के आसपास, जब वो रिटायरमेंट सीनियर आईएएस होता है उसकी होती है। हर व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, सब बनते भी नहीं है। अधिकतम सबसे बड़ी नौकरी को तो हम आईएएस ही मानते हैं ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान का बेटा अगर मेहनत कर ले और जो अभी की योजनाओं के अनुसार अगर काम करना शुरू कर दे, और अभी नई टेक्नोलॉजी को जिस तरह से मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, नई नई वेराइटियों को जिस तरह से देश में सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, वैसे ये जो जिस परिसर के अंदर खड़ा हूं ना मैं और आप, हम सब बैठे, इतनी सी जगह के ऊपर अगर किसान का बेटा अगर मशरूम की खेती कर ले तो भी 25 लाख रुपए साल की इनकम कमा सकता है। ये सिर्फ किसान कृषि में हो सकता है। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं इतनी सी ये जो खड़ा यहाँ पर इतना परिषद जहां बैठे, इतने के अंदर आप खेती कर लीजिए मशरूम की, आपको नेट प्रॉफिट साल के अंत में 25 लाख का होगा। ये मैंने रिसर्च और पूरा पता करके और उसके बाद में मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे किसान के बेटे को इस तरह से टेक्नोलॉजी वाली नई खेती की तरफ नहीं जाने दिया, उनको तो सिर्फ गरीब गरीब बनाए रखा। इस तरह से देश के अंदर हमारे किसानों के साथ में वर्षों वर्षों तक ये धोखा होता रहा। लेकिन समय ने करवट बदली, सभी देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व आया, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरी जनता ने विश्वास किया। और उसके बाद में आज देश के अंदर कृषि के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश का विकास हो रहा है, पूरे देश का। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि पहले उन लोगों ने ऐसी छवि बनाई इस देश की। हमारी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर गरीबी की प्लानिंग नहीं था, इन्होंने विश्व के अंदर भी हमारी जो छवि थी कैसी थी, विश्व के अंदर भी हमारी इतनी अच्छी छवि नहीं बनाई थी उन लोगों ने। हिंदुस्तान का नाम इस तरह से बना दिया था कि गरीब देश है हिंदुस्तान। कोई यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता था क्योंकि गरीब देश है। कोई यहाँ आना भी पसंद नहीं करता था, सिर्फ फोटो खींच कर लेके जाते थे, फॉरेनर्स आते और वो मैगजीन में छपते। गांव में क्या होता था, फोटो कैसे, गांव के एक कच्चे मकान के अंदर एक महिला खड़ी, उसका फोटो ले जाकर मैगजीन में वो छापते थे। खाना बनाने वाली एक महिला धुएं के अंदर रोटी बनाती थी, उसका फोटो उसके रसोई के अंदर जाकर खींच के फॉरेनर्स और फिर ले जाकर किसी मैगजीन में छापते थे। और खाना बनाने के साथ में शौच के लिए जाती थी तो बहनें कहाँ पर, बाहर सड़क के ऊपर जाती थी तो उनके भी चित्र, पानी बहुत दूर दूर से लेके आते थे, ऐसे सिर पे रखे हुए फोटो ले जाकर उनको मैगजीन में छापना, देश की छवि को धूमिल किया जा रहा था। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने
तो सबसे पहले संकल्प लिया कि गरीब का विकास होना जरूरी है, देश की छवि को वापस बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ऐसी योजनाएं प्रारंभ की कि कच्चा मकान भी नहीं होना चाहिए, पक्का मकान घर घर बने। धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला गैस योजना बनाई कि हमारी बहनों के लिए गांव में भी गैस का कनेक्शन होना चाहिए, हर घर लाइट पहुंचनी चाहिए, पानी के लिए हर घर जल नल योजना बननी चाहिए। और इस तरह से सारे काम प्रारंभ हुए। अब हिंदुस्तान को आने वाले कल में कोई गरीब देश नहीं कहेगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और इसलिए सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के तहत आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अंत्योदय के नारे के साथ में किसान के भी जीवन में परिवर्तन करने के लिए किसानों के लिए भी कहा कि किसानों की इनकम हमें डबल करनी है, किसानों के जीवन में परिवर्तन करना है। किसान आने वाले कल में भारत का सबसे मजबूत अगर कोई स्तंभ है तो वो कौन है? देश की रीढ़ है तो किसान है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो किसानों के लिए सबसे पहला काम अगर कोई किया तो कृषि का बजट बढ़ाने का काम किया। कृषि का बजट जब 2013 तक देश की कृषि का टोटल बजट जो था, आप नोट कर सकते हैं, कभी भी आप देख लेना, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए ओनली, सिर्फ इतने ही। और पूरे देश की सबसे बड़ी आबादी किसानों की, और लेकिन बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए। और आज देश की कृषि का टोटल बजट है वह 1,32,000 करोड़ रुपए है, जो कि 6 गुना अधिक है। सिर्फ 23,000 और आज 1,32,000 करोड़ रुपए ये कृषि का बजट बढ़ाया गया। और उसमें भी 65,000 से अधिक तो डायरेक्ट किसान के खाते में जाने लगे। डायरेक्ट किसान के अकाउंट में किसान सम्मान निधि के तौर पर पैसा जाने लगा। पहले आपको पता है कभी डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन जो किसान सम्मान निधि का पैसा, उसका लाभ आज लगभग 11-11.5 करोड़ किसान इसका लाभ ले रहे हैं। और ये योजना जब से प्रारंभ हुई है 2019 के बाद, इस देश के किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाकर किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश की कृषि की जीडीपी जब भारत आजाद हुआ उस समय कितनी थी? सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का था तो कृषि का था। 50% से अधिक जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान था। लेकिन धीरे धीरे करते जीडीपी हमारे देश की जो थी उसमें कृषि का योगदान घटता गया, क्योंकि योजनाएं नहीं बनाई उन लोगों ने। और धीरे धीरे आज जीडीपी के अंदर घटते घटते जीडीपी सिर्फ 12% पे आ गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद अब जीडीपी के अंदर देश की कृषि का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज लगभग 19% के ऊपर इन पिछले 8 साल के अंदर पहुंचा है। और मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि आने वाले समय में इन योजनाओं के माध्यम से हमारे किसानों की जीडीपी के अंदर और देश के अंदर निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम हम सब करने वाले हैं। और इसके लिए किसान सम्मान निधि की बात हो, और चाहे उसके लिए हमारे देश के किसानों के लिए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। मैं सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप उसके सदस्य स्वयं तो बने, लेकिन दूसरों को भी इसके सदस्य बनाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारा। ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाला होगा। छोटे छोटे किसानों की जो है उनको समूह बनाकर और उन छोटे छोटे किसानों को मजबूत करना। आज जैसे कीवी है, कीवी से जूस कैसे बने, उससे वो कैसे, उसकी चिप्स कैसे बने, उससे बाई प्रोडक्ट जो बनने वाले वो कैसे बने। इसी तरह से दूसरे जो हमारे फ्रूट हैं, उन फ्रूटों से किस तरह से उसके वैल्यू एडिशन हो। इस तरह से किसान, एक अकेला किसान नहीं कर सकता, लेकिन जब समूह बनाकर अगर किसान करेगा तो अपनी फसल की अधिक रेट ले पाएगा। और अधिक रेट लेने के लिए आज व्यापारी जाता है। व्यापारी वही फसल है जिसको लेकर किसान से बहुत सस्ते दाम पर लेके जाता है, और वही दिल्ली की बाजार में या फॉरेन की बाजार के अंदर जाकर अधिक रेट के अंदर बेच के आता है। आज किसान को डायरेक्ट मार्केट की आवश्यकता है, उसको खुद को प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने की आवश्यकता है।